दिल्ली के इतिहास में एक वक्त ऐसा भी आया जब किसी शाही घराने या सरदार नहीं बल्कि एक गुलाम का सिक्का चलने लगा था। एक गुलाम होकर भी उसने सुल्तान से ज्यादा ताकत हासिल कर ली थी। इस गुलाम ने न सिर्फ अपनी बल्कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाले सबसे मशहूर सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की भी लाइफ को बदल कर रख दिया था। ये कहानी है उस गुलाम की जिसे एक विजय अभियान में खिलजी के सामने लाया गया और फिर इसने खिलजी के सामने जीतों की झड़ी लगा दी। आपने सही अंदाजा लगाया, मैं बात कर रहा हूं खिलजी के सबसे खास गुलाम मलिक कफूर की। वो गुलाम जिसने सुल्तान के करीब रहते हुए सुल्तान बनने का ख्वाब देखा था। इसी ख्वाब के चलते उसने अलाउद्दीन के खानदान के साथ धोखा भी किया। मलिक कफूर का किस्सा सिर्फ एक गुलाम की तरक्की का नहीं बल्कि एक ऐसी दास्तान है जहां वफादारी, सियासी साजिश और बेइंतहा ताकत की भूख इस तरह से घुल मिल गए कि इतिहास के पन्नों में उसका नाम अमर हो गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर ये मलिक कफूर कौन था? वो गुलाम कैसे बना और आखिर कैसे एक किन्नर जिसे 1000 दिनार में खरीदा गया था वो खिलजी खानदान के भविष्य को तय करने वाला एक इंपॉर्टेंट खिलाड़ी बन गया? ये सब जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। मलिक कफूर वो गुलाम था जिसके बिना अलाउद्दीन खिलजी की ताकत शायद आधी रह जाती। उसने न सिर्फ देवगिरी को जीतने में अलाउद्दीन की मदद की थी बल्कि उसने अकेले ही खिलजी के अभियान को दूर दक्षिण तक पहुंचाया था। लेकिन खिलजी के झंडे को साउथ तक पहुंचाने से भी काफी पहले सवाल है कि मलिक कफूर था कौन। अब इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। मलिक कफूर कब पैदा हुआ, इसका बचपन कैसा था, इस बात के बारे में ज्यादा मालूमात नहीं है। लेकिन ज्यादातर इतिहासकार मानते हैं कि यह गुजरात के खंबात इलाके से था जिसे आजकल कैम्बे भी कहा जाता है। खास बात यह है कि मलिक कफूर एक किन्नर था। उस जमाने में किन्नर हरम के अंदर काफी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते थे। क्योंकि किन्नरों के अपने बच्चे होते नहीं थे इसलिए किन्नरों को सुल्तानों की गद्दी पर कोई बड़ा खतरा नहीं माना जाता था। हालांकि आगे जाकर मलिक कफूर ने इस मिथ को तोड़ दिया। मलिक कफूर कोई मामूली गुलाम था भी नहीं क्योंकि उसे 1000 दिनार में खरीदा गया था। उस दौर में यह बहुत बड़ी कीमत मानी जाती थी। ये रकम ही इस बात का सबूत है कि मलिक कफूर बहुत काबिल गुलाम रहा होगा। उसमें कुछ खास बात तो जरूर रही होगी, शायद उसकी खूबसूरती या फिर उसका तेज दिमाग या फिर उसकी हाजिर जवाबी। लेकिन वो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में पहुंचा कैसे, इसकी भी कहानी बहुत दिलचस्प है। अलाउद्दीन खिलजी के सुल्तान बनने के बाद साल 1299 में उसके दो खास मिलिट्री कमांडर उलूग खान और नुसरत खान ने गुजरात पर हमला किया। तब गुजरात की राजधानी पाटन हुआ करती थी। यहाँ पर राजा कर्ण का शासन था। राजा कर्ण ने अहमदाबाद के पास खिलजी की सेना से मुकाबला किया, लेकिन इस मुकाबले में खिलजी के हाथों उन्हें करारी हार मिली। ऐसे में राजा कर्ण ने अपनी पुत्री देवल देवी के साथ भागकर देवगिरी के शासक रामचंद्र देव के यहाँ शरण ली। इस जीत के साथ अलाउद्दीन को राजा कर्ण का पूरा खजाना और उसकी पत्नी कमला देवी मिली। कमला देवी ने आगे चलकर अलाउद्दीन से शादी कर ली और उसकी बेगम बन गई। तो वही इसी सैन्य अभियान में मलिक कफूर भी इनको एक बाजार में मिला। यह अलाउद्दीन के मिलिट्री कमांडरों की तरफ से खास तोहफा था अलाउद्दीन को, क्योंकि उस समय अलाउद्दीन को मलिक कफूर जैसे एक किसी गुलाम की सख्त जरूरत थी। अब यहाँ मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ कि गुलाम शब्द को जैसे आप आज समझते हैं वैसा पहले नहीं था। मध्यकाल में भारत में गुलाम की खरीद फरोख्त होती थी। उस काल के सुल्तान इन गुलामों को खरीदते थे और उन्हें इस काबिल बनाते थे कि ये गुलाम उनकी हुकूमत को और पावरफुल बना सके। मध्यकाल में गुलाम या खास तौर पर मिलिट्री स्लेव का मतलब ये नहीं है कि कोई खरीदा हुआ इंसान जिसको किसी भी काम में लगा दिया जाए, बल्कि ये गुलाम बहुत ही स्पेशलाइज्ड लोग होते थे। इनको पॉलिटिक्स से लेकर मिलिट्री तक की अच्छी खासी समझ होती थी और ये कई बार अच्छे मिलिट्री कमांडर भी होते थे। अलाउद्दीन खिलजी चाहता था कि वो अपनी एक स्टैंडिंग आर्मी खड़ी करे, यानी एक ऐसी सेना बनाए जिसका काम ही हो सिर्फ और सिर्फ लड़ाई करना। यह अलाउद्दीन की उस वक्त की जरूरत भी थी और मजबूरी भी, क्योंकि उस दौर में मंगोलों का खतरा हमेशा बॉर्डर पर था। आगे जाकर अलाउद्दीन को इस आर्मी का फायदा भी मिला क्योंकि उसने 5 बार मंगोलों से लड़ाई लड़ी थी। खैर, मलिक कफूर की बात पर आए तो खंबात को जीतने के समय ही नुसरत खान की नज़र मलिक कफूर पर पड़ी थी। उसने कफूर को खरीदा और उसे सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को एक अनमोल तोहफे के तौर पर पेश किया। बस यहीं से कफूर की जिंदगी का एक नया चैप्टर शुरू हुआ। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि मलिक कफूर को 1000 दिनार में खरीदा गया था, तो यहाँ यह भी जानना जरूरी है कि मलिक कफूर की एक कीमत एक दिन में नहीं हो गई।
जाहिर है उसने कई तरह की अचीवमेंट्स के बल पर यह मुकाम हासिल किया होगा। उस दौर में गुलाम बहुत छोटे छोटे कामों से अपनी लाइफ शुरू करते थे। पहले अस्तबल में काम करना शुरू करते थे, फिर धीरे धीरे वो घोड़ों के इंचार्ज बनते थे और इस तरह से ऊंचे ऊंचे पदों को वो हासिल करते चले जाते थे। अब डिपेंड ये करता था कि गुलाम कितना काबिल है, और अगर मलिक कफूर को 1000 दिनार में खरीदा गया है तो बिला शक वो बहुत ही काबिल और लायक गुलाम रहा होगा। हालांकि अलाउद्दीन के पास आने से पहले उसने क्या क्या काम किए इसका ब्यौरा इतिहास में नहीं मिलता, लेकिन उसने अपने आप को जल्दी ही अलाउद्दीन की नज़रों में साबित कर दिया था। खैर, अलाउद्दीन ने जब कफूर को देखा तो उसकी अक्ल और उसकी सुंदरता को देखकर काफ़ी इंप्रेस हुआ। यही वजह है कि जल्दी ही ये 1000 दिनारी गुलाम महल से होते हुए अलाउद्दीन खिलजी के हरम तक पहुंच गया। उसने सुल्तान को अपनी काबिलियत साबित की। कफूर ने यह दिखाया कि वो सिर्फ सुंदर चेहरा या सिर्फ बातों का धनी नहीं है, बल्कि उसके पास तीखा दिमाग है और काबिलियत भी है। छोटे मोटे एडमिनिस्ट्रेटिव काम हो या फिर कोई मुश्किल फैसला हो, कफूर हर जगह अपनी सलाह देता और सुल्तान को रास्ता दिखाता। जल्दी ही वो सुल्तान का चहेता भी बन गया। कफूर की अपनी कोई फैमिली नहीं थी, इसलिए सुल्तान को लगता था कि मलिक कफूर से उसको कोई खतरा नहीं है। यही वजह है कि मलिक कफूर ने जब अपनी चतुराई, वफादारी और काम के लिए अपनी लगन दिखाई तो खिलजी भी उससे इंप्रेस हो गया। जल्दी ही वो अलाउद्दीन का सबसे खास सलाहकार बन गया। इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी लिखते हैं कि अलाउद्दीन को कफूर पर इतना भरोसा था कि वो उसकी हर बात को मानता था, और ये भरोसा टाइम के साथ आगे और भी ज़्यादा गहरा होता गया। कुछ मॉडर्न इतिहासकार जैसे प्रोफेसर इरफान हबीब इस बात पर रोशनी डालते हैं वो भी कि अलाउद्दीन और कफूर के रिश्ते में एक गहरा शख्सी लगाव भी था, जिसे उस वक्त के समाज में आम तौर पर नापसंद किया जाता था। लेकिन यह रिश्ता उनकी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा था और इसने कफूर को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई। यहाँ पर जो वो बात कह रहे हैं इरफान हबीब साहब, वो बात कर रहे हैं कि इन दोनों के बीच में समलैंगिक संबंध थे। दोस्तों, मलिक कफूर की असल ताकत और उसकी शोहरत तब सामने आती है जब उसने अलाउद्दीन खिलजी के लिए बड़ी बड़ी जीतों को उसकी झोली में डाल दिया। ये मलिक कफूर ही था जिसने अलाउद्दीन को साउथ इंडिया में जीत दिलाई। अलाउद्दीन ने उसकी सलाहों पर अमल करते हुए उसे अपनी फौज का सिपहसालार बनाया। खास तौर पर दक्षिण भारत के अभियानों के लिए मलिक कफूर ही जिम्मेदार था। ये वो दौर था जब दिल्ली सल्तनत जो है वो ज़्यादातर उत्तर भारत तक लिमिटेड थी और दक्षिण के अमीर और ताकतवर राज्यों को जीतना बहुत मुश्किल काम होता था। साल 1305 में मलिक कफूर ने अमरोहा की लड़ाई में मंगोलों को हराया। फिर 1309 से लेकर 1313 के बीच में उसने दक्षिण के कई राज्य जैसे वारंगल और मदुरै को भी जीत लिया। यहाँ आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। मलिक कफूर की खासियत ये थी कि जब वो देवगिरी गया तो वहाँ उसने किसी भी तरह का खून खराबा नहीं किया, बल्कि उसने उस एरिया को बिना खून खराबे के जीता। साल 1307 में मलिक कफूर ने देवगिरी को जीतने के बाद वहाँ के लोगों को बुलाया और उनसे कहा कि अब आप सुल्तान की छाया में हैं, आप ये मत सोचिए कि आपके ऊपर किसी शत्रु ने हमला किया है और अब यहाँ पर मारकाट होगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। धीरे धीरे कफूर ने वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन वाले लोग थे उन सबको शामिल किया और काफ़ी अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव सेंस से उसने देवगिरी के ऊपर कंट्रोल किया। यही वजह है कि वो सुल्तान का सबसे काबिल, सबसे भरोसेमंद और सबसे करीबी साथी बनता चला गया। इसमें सोने पर सुहागा तब हुआ जब 1309 में उसने वारंगल को हराया। वहाँ उसने काकतीय शासक प्रताप रुद्रदेव को हराया। इस जीत से सिर्फ बेशुमार दौलत और हाथी नहीं मिले, बल्कि कोहिनूर हीरा भी कफूर के हाथ लगा। वही कोहिनूर जो मुगलों के हाथों होता हुआ नादिर शाह, फिर महाराजा रणजीत सिंह से होते हुए इंग्लैंड पहुंच गया। ये कोहिनूर हीरा उसने अपने मालिक अलाउद्दीन खिलजी को नजराने के तौर पर पेश किया था। कफूर का ये कोहिनूर हीरा उसकी जीत की निशानी बन गया। इसके बाद साल 1310 में होयसल के द्वार समुद्र को और फिर दक्षिण में और आगे बढ़कर पांड्य राज्य के मदुरई को 1311 में उसने फतेह किया। मलिक कफूर ने मदुरई को जीतने के बाद वहाँ बड़े पैमाने पर लूट भी मचाई। दोस्तों, मदुरई पर जीत दिल्ली सल्तनत का सबसे आखिरी दक्षिणी किनारा था। जियाउद्दीन बर्नी अपनी किताब तारीख़ फिरोज शाही में कफूर के इस अभियान के बारे में लिखते हैं कि उसने बहुत कम वक्त में ही ऐसे फौजी कारनामे अंजाम दिए जिनसे अलाउद्दीन का रुतबा और बढ़ गया। अमीर खुसरो, जो अलाउद्दीन के दरबार के मशहूर शायर थे, उन्होंने भी अपनी किताबों में कफूर के अभियानों की खूब तारीफ की है। इस तरह अगर देखें तो जब मलिक कफूर डीप साउथ को जीत लेता है तो अलाउद्दीन इसको मलिक नायब या नायबे मुल्क बना देता है। मलिक नायब का मतलब है डिप्यूटी ऑफ सुल्तान, माने जैसे पीएम के साथ डिप्यूटी पीएम। जाहिर है कि इस पोस्ट के बाद कफूर की पोजीशन काफ़ी ऊंची और हायर हो जाती है,
क्योंकि इस पद को संभालने वाला शख्स सुल्तान की एब्सेंट में राज्य का सर्वे सर्वा होता था। मतलब कि जो भी ऑर्डर्स पास होंगे वो मलिक नायब के थ्रू होंगे। इस तरह मलिक कफूर सुल्तान का राइट हैंड बन गया था। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे अलाउद्दीन बूढ़ा होता गया, उसका और मलिक कफूर का रिश्ता टाइम के साथ बदलता चला गया। यह बदलाव वफादारी से लेकर महत्वाकांक्षा तक का एक सफर था। जब अलाउद्दीन खिलजी बीमार पड़ने लगा और उसकी सेहत बिगड़ने लगी तो वो कफूर पर और ज्यादा डिपेंडेंट हो गया। उस वक्त की सियासी हालत भी कुछ ऐसी थी कि सुल्तान के अपने बेटे और रिश्तेदार वो सब आपस में लड़ाई लड़ रहे थे। इस बीच कफूर ने सल्तनत की इस कमजोरी का फायदा उठाने की सोची। उसने सुल्तान के इरादों को कमजोर होते देखा और उसकी कमजोरियों को पहचान भी लिया। सुल्तान के नाम पर कफूर ने अपने फासले बढ़ाए और सारे इंतजामी और फौजी इख्तियार अपने हाथों में ले लिए। दरबार में अब उसकी चलने लगी थी। अलाउद्दीन के बेटे जैसे कि खिज्र खान, जो कि इस सल्तनत का अगला वारिस था, कफूर की बढ़ती ताकत से वो परेशान हो गए थे और उसे ठिकाना लगाना चाहते थे। तो वहीं मलिक कफूर के सामने खिज्र खान सबसे बड़ा कांटा थे। इसीलिए कफूर ने सुल्तान की बीमारी का फायदा उठाया और अलाउद्दीन को इस बात के लिए राजी किया कि वो अपने बड़े बेटों को तख्त के लिए नापसंद कर दें। इतिहासकार के.एस. लाल भी कफूर की सियासी चालाकी को एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे उसने सुल्तान की कमजोरी का फायदा उठाया और खुद को तख्त के करीब कर लिया। फिर साल 1316 में जब अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हुई तो मलिक कफूर के अंदर की महत्वाकांक्षा बेलगाम हो गई। उसने अलाउद्दीन के सबसे छोटे और नाबालिग बेटे शिहाबुद्दीन उमर को सुल्तान बनाया। फिर वो खुद सुल्तान का रीजेंट या संरक्षक बन गया। इसके बाद उसने अलाउद्दीन के दूसरे बेटों जैसे खिज्र खान और शादी खान को अंधा करवा दिया और जेल में डाल दिया। ऐसा इसलिए ताकि तख्त का उसका रास्ता साफ हो सके। शिहाबुद्दीन को सुल्तान बनाकर वो गद्दी पर अपना कब्जा चाहता था। जाहिर है कि उसकी ये क्रूरता और सत्ता की भूख साफ दिखने लगी थी। लेकिन दोस्तों, ये सब बहुत दिनों तक चला नहीं। अलाउद्दीन के कई वफादार अंगरक्षक और सरदार जो थे वो कफूर की बढ़ती ताकत और उसके जुल्म से नाखुश थे। यही वजह है कि अलाउद्दीन के इंतकाल के सिर्फ 35 दिनों के अंदर साल 1316 में मलिक कफूर को अलाउद्दीन के ही कुछ अंगरक्षकों ने कत्ल कर दिया। माना जाता है कि इसके पीछे अलाउद्दीन के बेटे मुबारक खान खिलजी का हाथ था, जिसे बाद में सुल्तान बनाया गया। इस तरह से कफूर का अंजाम उसकी महत्वाकांक्षा और उसकी ताकत की भूख का नतीजा था। दोस्तों, मलिक कफूर की कहानी एक गुलाम से सल्तनत के सबसे ताकतवर शख्स बनने और फिर उसकी मौत की सिर्फ एक शख्स की दास्तान नहीं है। यह उस दौर की सियासी उथल पुथल, ताकत की लड़ाई और वफादारी और धोखे की कहानी है। उसने अलाउद्दीन के एम्पायर को बड़े पैमाने पर बढ़ाया और उसे एक फॉर्मिडेबल पावर बनाया, लेकिन आखिर में उसकी अपनी ही महत्वाकांक्षा उसकी दुश्मन बन गई। इतिहास में कफूर को एक ताकतवर, तेज तर्रार और चालाक शख्स के रूप में याद किया जाता है, जिसने अपनी जिंदगी में बेइंतहा नाम और ताकत हासिल की, लेकिन उसका अंजाम एक भयानक अंत के तौर पर हुआ। दोस्तों, ये थी कहानी मलिक कफूर की। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।